3912 घंटे यानी 163 दिन, और इसको अगर महीने में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 5 महीने और 11 दिन। ये वही आपके हाथों में बचा हुआ समय है जिसमें आप और आपकी मेहनत ये डिसाइड करेगी कि 5 मई 2024 को जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप कैसा परफॉर्म करिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने 5 मंथ में मेरा स्ट्रैटेजी क्या था, मैंने किस तरीके से किया था, और जो टॉपर्स होते हैं या जो सिलेक्ट होते हैं उनका स्ट्रैटेजी क्या होता है लास्ट के इन मंथ्स में जो उनको दूसरों से अलग बनाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रोहित सिन्हा, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एनएमसीएच पटना। तो मैं स्ट्रैटेजी बताने से पहले या 5 महीने में आखिर में मैंने क्या किया था उससे पहले मैं आपको कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, पार्किंसंस लॉ। ये लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ध्यान से अगर देखोगे तो ये बिटवीन एफर्ट और टाइम एलोकेटेड बनाया गया एक ग्राफ है जो कि पार्किंसंस ने बनाया था, पार्किंसंस साहब ने बनाया था। तो इन्होंने ये बताया था ना कि जितना ज़्यादा अगर आप टाइम लोगे उतना कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, और जितना कम एफर्ट लोगे आप उतना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा। अगर प्रैक्टिकल इस ग्राफ का अगर आप देखोगे कॉन्सिक्वेंस क्या है तो आपको एक पीक दिख रहा होगा। तो उस पीक के अकॉर्डिंग ये पीक आपको ये बताता ना बच्चों, इस पीक से अगर लाइन खींच करके अगर टाइम एलोकेटेड वाले प्लॉट पे लाके टच करें ना तो ये वो ऑप्टिमल टाइम होता है ना जो आपको कंप्लीट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर टास्क को टाइम चाहिए होता है। इससे भैया मतलब क्या है, इसे हम अपने स्ट्रैटेजी से कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो मेरा आपको बताने का ये मतलब है ना कि कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे बहुत लेट हो चुका, अब 5 मंथ में क्या हो जाएगा। बच्चों, हो सकता है अगर आप अपने एफर्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दोगे तो, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। एटलीस्ट वी कैन ट्राई आवर बेस्ट। अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट से लेकर के चलोगे ना तो तुम रिजल्ट भी लेकर के आओगे। मैंने लास्ट के 5 मंथ में क्या किया था वो बहुत ध्यान से सुन लो, और इसको खुद के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके भी तुम अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1 चीज, ट्राई टू कवर इनकम्प्लीट पोर्शन फर्स्ट। ये मेरा सबसे पहला स्ट्रैटेजी था कि मैं उन पोर्शंस को पहले कंप्लीट करूंगा जो मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। पहले मैं क्या करता था, अपने सिलेबस को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। पहले इनकम्प्लीट और कंप्लीट वालों को लिख दिया कि ये पोर्शन जो है वो कंप्लीट है, ये पोर्शन जो है वो कंप्लीट नहीं है। उसका एक लिस्ट बना दिया, और उसके अकॉर्डिंग क्या किया, जो पोर्शन इनकम्प्लीट है पहले उनको कंप्लीट करने के पीछे लग गया। अब लेट से मेरा टारगेट आया कि वो जनवरी एंड या फिर फरवरी के मिड तक कंप्लीट होगा जाकर के, जो कि आपको मैक्सिमम टाइम लेना है फरवरी मिड तक। मान के चलता हूँ एक सिचुएशन जिसमें फरवरी के मिड तक आप सिलेबस कंप्लीट करो, ज्यादा ले लिया। अगर पहले कंप्लीट हो जाएगा बच्चों तो मेरा नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर ले। लेट से फरवरी 15 तक आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हुआ। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक शेड्यूल तैयार करना है रिवीजन का। बिना उसके कभी भी रिवीजन करने मत बैठ जाना। 4 दिन के बाद तुम्हें समझ नहीं आएगा तुम क्या रिवाइज करो, किस तरीके से चल रहे हो। और रिवीजन का प्रॉपर एक नोटबुक तैयार करना है कि हाँ, इस तरीके में आज के दिन हम ये रिवाइज करेंगे, आज के दिन इसको, इस चैप्टर को, XYZ चैप्टर को रिवाइज करना है और इसके इतने क्वेश्चंस लगाने हैं। एक प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए कि आपको कहाँ से रिवाइज करना है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। चाहे वन शॉट से रिवाइज कर रहे हो, देन किसी एक क्वेश्चन बैंक से या PYQ लगा रहे हो, सजेशन ये होता है कि लास्ट में PYQ ही सॉल्व कीजिए। भैया कितना रिवीजन देना चाहिए? मेरा तो यही मानना है बच्चों की कम से कम 5 से 6 रिवीजन होना चाहिए मिनिमम। बट अगर आपके पास टाइम कम है तो सबसे पहला रिवीजन एटलीस्ट आपको ट्राई करना है कि 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच 1 मंथ के अराउंड आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है एक बार। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप जो ये है ना कि मॉक टेस्ट को उसके साथ अलाइन करते चलो। कोई भी मेजर मॉक टेस्ट तुम ज्वाइन कर लो, किसी का भी कर सकते हो, LN, आकाश, PW, जहाँ भी हो तुम। ऑफलाइन है तो ज्यादा बेटर है, ऑफलाइन नहीं है तो तुम प्रिंट निकलवा के अगर टेस्ट दे सकते हो घर पे तो वो भी बेटर रहेगा। बट ट्राई करो कि प्रैक्टिस करे डेली संडे को, या फिर अगर तुम उससे ज्यादा दे सकते हो, तुम रिविजन में बहुत अच्छे हो, ज्यादा मॉक दे सकते हो, तो तुम उसके अकॉर्डिंग संडे का टाइम फिक्स कर लो, वो बेस्ट रहेगा। और ज्यादा अच्छा या 10 दिन में तुम 2 मॉक दे सकते हो आराम से। इसको अपने साथ लेकर के चलना है मॉक टेस्ट को, क्योंकि 2 ही स्ट्रैटेजी है बच्चों जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा, एक रिवीजन और दूसरा मॉक टेस्ट। क्योंकि मॉक टेस्ट से हम गलतियों को निकालेंगे और उन गलतियों को सुधार करके हम एग्जाम में गलतियां करने से बचेंगे। अब उसके आगे वाले टिप पे आते हैं कि भैया लास्ट में क्या करना है। 3 बार रिवीजन कर चुके, 4 बार रिवीजन कर चुके, लास्ट वीक में ना बच्चों स्ट्रैटेजी सबका अलग अलग होता है, पर मेरे अकॉर्डिंग जो पर्सनली बेस्ट रहता है, या बहुत सारे सोर्सेज से हम जो सुन के समझे थे, वो ये था कि लास्ट के टाइम पे रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन गिविंग मॉक टेस्ट। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट तुम खुद दोगे, 3 घंटे का होगा। 3 घंटे के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक तो तुम थक जाओगे 3 घंटे मॉक टेस्ट देके, ऊपर से तुमको क्या करना पड़ेगा कि उसके मिस्टेक्स को निकालना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि हम क्या करें, बेटर कि हम रिवीजन ज्यादा करेंगे, खास करके उन सब्जेक्ट्स को जो वोलाटाइल होते हैं। मतलब लास्ट वीक में हमें वोलाटाइल पे टारगेट करना है।
और इसके लिए कि हमें वोलेटाइल में क्या क्या आता है, लास्ट वीक के लिए प्रिपेयर हम सेकंड टू सेकंड वीक ही कर लेंगे। तो तुम्हारी नीट का काउंटडाउन बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। 5 महीने और 11 दिन। याद रखना ये गोल्डन पीरियड है तुम्हारे लिए, जिसमें तुम अपना पूरा लाइफ चेंज कर सकते हो बच्चों। कर लोगे, बस अपने आप पे भरोसा रखो। और देखो कुछ भी चीजें आए ना अगर लाइफ में कि यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, उससे लड़ो और उस चीज को ओवरकम करो। अल्टीमेटली यू विल गोइंग टू विन, either you will win or you will not, but ultimately you will win। अगर तुम्हें लग रहा है ना टाइम कम पड़ रहा है, 12-13 घंटे एक्सटेंड करो उसको, नहीं कर सकते भैया बहुत मुश्किल था, कर सकते हो, खुद पे भरोसा करो, कर सकते हो। सिटिंग लो अगर तुम एक नीट एस्पायरेंट हो ना, क्योंकि बच्चों देखो आगे भी आकर के तुम्हें बहुत मेहनत करना है। ये मत सोचना कि नीट का एग्जाम हो गया तो मेरा कल्याण, आगे भी आकर के मेहनत बहुत ज्यादा करना है। तो अभी से बैठने का आदत डाल लो, क्योंकि अगर तुम ज्यादा मेहनत करोगे ना, तुम लीड लोगे अपने कॉम्पिटिटर से। और तुम्हें पता है 21 लाख एस्पायरेंट्स इस एग्जाम को देने वाले हैं, तो सोच लो तुम्हें किन लोगों से कम्पीट करना है। तो तुम ज्यादा मेहनत नहीं करोगे, वो तुम्हें पछाड़ के आगे निकल जाएंगे। इसलिए अपना 100% देना है तुमको इस चीज में। अब बिल्कुल कोई एक्सक्यूज अपने दिमाग में नहीं लाना प्लीज, और एक्सक्यूज आते भी हैं तो उसको कैसे भी शॉर्ट आउट करो और फिर से पढ़ने बैठ जाओ। अल्टीमेटली तुमको रिजल्ट पढ़ना ही देगा, याद रखना। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।